जय हिंद दोस्तों। देखो अभी चुनाव आ रहे हैं और आप चुनाव में अक्सर आप लोग वोट देने जाते होंगे अपने अपने प्रत्याशी को, ठीक है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्ज़ाम्स में इस चुनाव को लेके, ठीक है। तो आप लोग कितना जानते हो चुनाव के बारे में, और आज मैं जो बताऊंगा चुनाव के बारे में वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और आप लोग देखना कि कितने सारे सवाल आपके डाउट्स में थे वो भी आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चुनाव के बारे में और समझेंगे क्या क्या होते हैं चुनाव में, कौन कौन से लोग होते हैं, ये सारी चीज़ों को इन सब से सवाल पूछता है दोस्तों। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये सब आनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहला सवाल तो बनता है दोस्तों क्या कि चुनाव, सबसे पहला जो सवाल बनता है दोस्तों, देखो ये बनता है कि चुनाव की चर्चा किस में है। तो देखो चुनाव की जो चर्चा है दोस्तों वो है भाग 15 में। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक है चुनाव की चर्चा, निर्वाचन की चर्चा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला सवाल। देखो अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है, तो इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है, यह एक संवैधानिक पद है। देखो निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण, निर्देशक एवं बहुत सारे अधीक्षण का अधिकार होता है। क्या क्या होते हैं, जैसे देखो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 25 जनवरी 1950 को भारत को निर्वाचन आयोग का गठन, ये भी सवाल पूछता है, ठीक है। तो बता दिया मैंने, तो 25 जनवरी 1950 को होता है। प्रारंभ में जो निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, किंतु ऐसा था एक तारकोंडे समिति की सिफारिश की गई, उन्हीं के सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। तीनों सदस्य की शक्तियाँ सब एकदम बिल्कुल समान होती है, और इसी संशोधन द्वारा मताधिकार की जो आयु थी, जो वोट देने का जो अधिकार था, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया दोस्तों, तो वो किया गया था 61वां संविधान संशोधन किया गया था। कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन, 1989 में, ठीक है ना। इसी में जो चुनाव की जो आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी दोस्तों, इसको घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। एक और क्वेश्चन पूछता है, वोट देने का जो अधिकार है वह एक संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। ये भी सवाल पूछता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रहनी चाहिए, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, देखो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, जो हमें इलेक्शन कमीशन, वो कौन, इसकी उनकी नियुक्ति कौन करती है, तो राष्ट्रपति करती है। लेकिन सलाह किससे लिया जाता है, तो प्रधानमंत्री से लिया जाता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे दोस्तों वो कौन थे, तो वो थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। अभी तो चेंज हो गया, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक है, लेकिन प्रथम जो, ये आपको याद होनी चाहिए कि प्रथम जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो कौन थे, वो सुकुमार सेन थे, ठीक है। देखो निर्वाचन आयुक्त को कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। सभी निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है इनका, वो होता है कितना, देखो इनका कार्यकाल की बात करें, एक सेकेंड, इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो इनका जो कार्यकाल होता है निर्वाचन आयुक्त का, उनका जो 6 वर्ष का होता है दोस्तों। कितना होता है, वो 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की होती है। ये अपना त्यागपत्र 65 वर्ष की होती है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो सेवानिवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष बता दिया। अपना ये जो त्यागपत्र देते हैं, सवाल पूछता है ये अपना त्यागपत्र कौन देते हैं, किसे देते हैं दोस्तों, तो ये देते हैं राष्ट्रपति को त्यागपत्र। त्यागपत्र किसे देते हैं दोस्तों, त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप सुन के आप याद कर लेना, ठीक है ना। सुन के आप जितना याद कर सकते हो याद कर लेना एक बार को, और उसके बाद में आपका सवाल कहीं नहीं फंसेगा, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो त्यागपत्र की हो गई बातें, किसे देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। ये अपना इसे हटाने के लिए प्रक्रिया कौन सी लाई जाती है, तो महाभियोग लाई जाती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और होते हैं जैसे चुनाव आयुक्त, ये तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त की बात। लेकिन चुनाव आयुक्त जो होते हैं दोस्तों, चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर से ही हटा देते हैं। नहीं समझे, देखो चुनाव आयुक्त 4-5 होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और बाकी जो उनके नीचे रहते हैं 3-4,
उनका जो ये रहता है, ये क्या बोलते हैं, पद हटाने का, तो वो राष्ट्रपति, इन्हें पद से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। निर्वाचन आयोग किसकी किसकी नियुक्ति करती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का निर्वाचन करती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रहना है। लेकिन पीएम और जो सीएम होते हैं, जैसे पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको, देखो पीएम, पीएम और सीएम, देखो दोस्तों, पी फॉर प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, सी फॉर सी फॉर चीफ मिनिस्टर होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, सी फॉर चीफ मिनिस्टर, ये होते हैं राज्य में, राज्य के लिए होते हैं, और ये होते हैं देश के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न आ रहा है पीएम और सीएम में। ठीक, तो ये आप लोगों ने जान लिया कि पीएम और सीएम का निर्वाचन नहीं, नियुक्ति होता है। ठीक है, ये लोग का निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों। निर्वाचन मतलब जिसे जनता चुन के भेजती है वो होता है निर्वाचन। इनकी निर्वाचन क्या हम लोग पीएम को चुनते हैं? नहीं, हम लोग तो उनके प्रत्याशी को चुनते हैं, उनके द्वारा फिर पीएम की नियुक्ति होती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इनका निर्वाचन नहीं होता है बल्कि इनकी नियुक्ति होती है। जबकि पंचायत तथा नगरपालिका का जो चुनाव होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने जान लिया पीएम, सीएम और जो भी चीज़ें थी उसके बारे में। अगला बात करते हैं दोस्तों, क्या देखो, अब बात करते हैं दोस्तों निर्वाचन का नियंत्रण। देखो, जब आप वोट देने जाते हो तो बहुत सारे लोगों को देखते हो बैठे, जो भी अधिकारी होते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें, कौन होते हैं। आप जब जाओ तो ऐसे नहीं दोस्तों कि जाओ और ऐसी बोका टाइप से आप लाइन में खड़े रहो। आपको पता होना चाहिए कि कौन एजेंट क्या है, कौन है, किसे क्या कहते हैं। बहुत जगह पे दोस्तों बस जाते हो आप लोग और देखते हो कि हाँ ये है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, देखो यही लोग होते हैं दोस्तों जो राज्य निर्वाचन का जो नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे जो हेड होता है दोस्तों वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बोला जाता है। कौन होता है, तो जिला में निर्वाचन का दायित्व डीएम पर होता है। जो भी मतलब कोई एक जिला का भी निर्वाचन मतलब कि वहाँ चुनाव होगा तो उसका पूरा का पूरा दायित्व एक डीएम को दिया जाता है। क्या करता है, तो अपने जिला में 4-5 खंड को वो बांट देता है और उसे रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को जिम्मेदारी दे देता है। 4-5 खंड में बांट देगा, आरओ को जिम्मेदारी दे देगा। उसके नीचे काम करता है दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ बोला जाता है। एक खंड का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है, या एक पूरा खंड का एक निर्वाचन अधिकारी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। डीएम दे दिया रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर एक खंड का एक प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। मतलब 3-4 खंड होंगे, उसमें से कोई एक खंड का जो होता है क्या बोलते हैं 5 खंड जैसे बांट गए तो कोई एक खंड का होता है हेड, कौन, तो आरओ, जिसे कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। उसके नीचे काम करते हैं दोस्तों प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ बोला जाता है। यह आरओ के अधीन होता है, मतलब इनके नीचे रहता है। इसका कार्यक्षेत्र छोटा होता है, या एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। हर पोलिंग बूथ में आप लोगों ने देखा दोस्तों, हर पोलिंग बूथ में एक इंचार्ज होते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोलिंग बूथ, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, जो उनका इंचार्ज होता है उसे। ठीक है, चौथा है दोस्तों पोलिंग ऑफिसर, पीओ बोला जाता है। ठीक है, यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधीन होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंदर ही क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर। देखो, पोलिंग ऑफिसर 3 होते हैं दोस्तों, कौन कौन, तो देखो पहला जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो मिलाता है क्या, आईडी मिलाता है। आप लोगों को पता होगा जब भी आप वोट देने जाते होंगे तो जो आईडी मिलाने वाला जो काम रहता है वो किसका रहता है, वो पहला पोलिंग ऑफिसर का रहता है। दूसरा जो आईडी नंबर नोट करने के लिए रहता है और स्याही लगाता है। 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, आप लोग देखे होंगे, एक स्याही लगाता है, एक आईडी मिलाता है और एक ईवीएम को पावर सप्लाई देता है। 3 होते हैं। तो ठीक है, आप लोग तीनों को जान ले, उन्हें कहा जाता है पोलिंग ऑफिसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या,
पांचवा कौन होता है दोस्तों? पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट के बारे में भी आप लोग जान लो। पोलिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ये जो चुनाव लड़ रहे जो भी प्रत्याशी होते हैं उन्हीं का करीबी व्यक्ति है। जैसे कोई भी पार्टी का हो, जैसे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनके हर पोलिंग एजेंट पे एक एक एजेंट बैठाए जाते हैं दोस्तों। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नियुक्ति मतलब इन द सेंस कि आप जब भी वहाँ पोलिंग एजेंट में जब आप बूथ में बैठने जाते होगे, जो भी हर जो भी ये क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे बीजेपी के जो भी एजेंट होंगे वो जाएंगे तो सबसे पहले वो पोलिंग एजेंट से परमिशन लेंगे, वो उन्हें साइन करके उन्हें बैठा देते हैं। ठीक है, ये मतदान करने जा रहे हैं लोगों की नियुक्ति, लोगों की मदद करते हैं। ये जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो भी अपने जो भी प्रत्याशी आते हैं उनकी मदद कर, वो हर पार्टी के होते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल, जो भी लोग के होते हैं उन सब पार्टियों के एक एक एजेंट बैठाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है। हाँ, वो हो गया ना ये तो। हाँ, ये और 6 नंबर पे होते हैं दोस्तों सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसएम बोला जाता है। ये ईवीएम के मशीन की तकनीक समस्याओं को दूर करते हैं। हर कोई का अपना काम होता है दोस्तों। तो जो एक ईवीएम मशीन होती है, आपको ईवीएम के बारे में हमने बता दिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, ईवीएम से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों। पहला ईवीएम कहाँ हुआ था, कहाँ लगा था, सवाल पूछता है। आप अभी चुनाव आ रहे हैं, एग्जाम में आपसे सवाल पूछेंगे। ये सब सवाल जैसे अभी एग्जाम आएंगे दोस्तों, इन सब में बहुत नज़र रहती है करंट अफेयर्स में। ठीक है ना, करंट अफेयर्स को ही आपको पॉलिटी में जोड़ देगा, तो आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पढ़ना। तो इन सब चीज़ों को आप कोऑर्डिनेट करके पढ़ाई करो कि हाँ अभी क्या चल रहा है और किस तरह से अभी एग्ज़ाम आने की संभावना है और उसमें किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। आप खुद का माइंड भी लगाना सीखो। ठीक है ना, कि कैसे उसको करंट में जोड़ के देखा जाएगा और हमारी पॉलिटी के साथ में जोड़ा जाएगा। हिस्ट्री को भी वैसी तरह से पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे नहीं आप अंधाधुंध पढ़ाई करते रह जाओगे तो फिर मुश्किल है सिलेक्शन लेना। ठीक है ना, अभी के डेट में स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। चलो सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। यह ईवीएम मशीन की तकनीक समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, तो ये हो गई सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो आप लोगों ने जाना कौन कौन से होते हैं। तो पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीचे रिटर्निंग ऑफिसर से नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से नीचे पोलिंग ऑफिसर 3 होते हैं। पहला आईडी मिलाता है, दूसरा नंबर नोट करता है, सियाही लगाता है, तीसरा कौन होता है, ईवीएम को पावर सप्लाई देता है, पांचवा कौन होता है, तो पोलिंग एजेंट होते हैं, और छठा कौन होता है दोस्तों, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट। इन्हें एसएम करता है। क्या काम करता है, तो ये ईवीएम के मशीन की समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, तो ये हो गई बातें ऑफिसर की, जो भी वहाँ बैठे रहते हैं उन ऑफिसर अधिकारियों की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चुनाव की। देखो बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों चुनाव से लेकर। ठीक है, कौन कौन से चुनाव होते हैं, आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, प्रॉक्सी मतदान, प्रत्यावर्तन का अधिकार। देखो कितने हैं, बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं। आप जब भी एग्जाम देते हो दोस्तों, आम चुनाव से सवाल पूछेंगे, मध्यवर्ती चुनाव से पूछेंगे, उपचुनाव से पूछते हैं, प्रॉक्सी मतदान क्या होता है, प्रत्यावर्तन का अधिकार, ये सारे चुनाव। देखो आम चुनाव की मैं पहले बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहले नंबर की आम चुनाव क्या होते हैं, एक सेकेंड। देखो आम चुनाव की बात करते हैं दोस्तों। आम चुनाव क्या होते हैं, तो यह जब कोई सरकार, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस समय जो हुआ चुनाव होता है वो आम चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, जब कोई सरकार, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है, तो उस समय हुआ जो चुनाव, उसके बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। ठीक है ना, जैसे 2014 का चुनाव हुआ था, 2019 का चुनाव, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव हुए थे ना, ये होते हैं आम चुनाव। ठीक है, तो ये जान गए आप लोगों ने आम चुनाव के बारे में। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों मध्यवर्ती चुनाव। मतलब सवाल ऐसे पूछेगा कि आम चुनाव कितने दिनों के लिए होता है, मतलब ये पूरे 5 साल के लिए होते हैं आम चुनाव। ठीक है, मध्यवर्ती चुनाव पूछेगा सवाल, मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है। देखो मध्यवर्ती चुनाव होता है जब कोई सरकार अपनी 5 साल के जो कार्यकाल है उसको पूरा नहीं कर पाती है, तो उसके स्थान पर जो चुनाव कराया जाता है उसे कहा जाता है मध्यवर्ती चुनाव। ठीक है, 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसे पूरा नहीं कर पाती है दोस्तों। ठीक है, उसके स्थान पर जो चुनाव कराया जाता है उसे मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए ये भी होता है। मतलब मान के चलो कि कोई सरकार आधे में छोड़ के चली गई, लेकिन उस समय जो चुनाव होंगे तो वो भी लेकिन 5 साल के लिए जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो चुनाव रहेगा। ठीक है, मध्यवर्ती चुनाव इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव क्या होता है, किसी सदस्य की सीट खाली हो जाने पर, जैसे 2 जगह से चुनाव लड़े जाते हैं तो दोनों जगह से जीत जाए तो कोई एक जगह से तो सीट को खाली करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है ना, वो तो जैसे
कोई एक जगह से कोई सीट इन्होंने 2 जगह से सीट जीत ली, तो ऐसे होते हैं कि किसी सदस्य का जो खाली सीट होने पर उसके स्थान पर कराया गया जो चुनाव होता है वो उपचुनाव कहलाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे मान के चलो 4-5 सीटें हैं और वहाँ पे एक सीट खाली रह गई, वहाँ पे नहीं हुआ, तो उसके लिए जगह पे जो होंगे वो उपचुनाव होंगे, ठीक है, ये होंगे उपचुनाव। लेकिन ये उपचुनाव कितने दिनों के लिए होते हैं, तो ये होते हैं बचे हुए कार्यकाल के। जैसे 3 साल बाद हो रहे हैं तो वहाँ पे 3 साल बाद ही चुनाव होंगे, ठीक है ना, मतलब 2 साल के लिए वहाँ पे वो वैलिड रहेगी, ठीक है। ये होते हैं उपचुनाव। क्वेश्चन अब यहाँ से ऐसे बनता है, उपचुनाव कितने दिनों के लिए हो, तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों प्रॉक्सी मतदान। क्या होता है प्रॉक्सी मतदान, आइए जानते हैं। देखो प्रॉक्सी मतदान ये होता है दोस्तों, ये जो है प्रॉक्सी मतदान देखो सैन्य कर्मचारी, जैसे कोई लोग फोर्स में हो या फिर विदेश में कार्यरत हो, वैसे अधिकारी जो सैन्य कर्मचारी होते हैं, जो विदेश में कार्य अधिकारी, जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को बोल देते हैं कि जा यार तुम मेरे स्थान पे वोट कर देना, वो लोग आ नहीं पाते, तो उन्हें कहा जाता है प्रॉक्सी मतदान, ठीक है। जब भी आप अधिकारी बन जाओगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, बोलेगा कि आप जाइए मेरा वोट कर दीजिए, तो वो कहलाएगा प्रॉक्सी मतदान, ठीक है। तो ये होती है प्रॉक्सी मतदान, आप लोगों ने समझा। क्या होता है प्रत्यावर्तन का अधिकार। देखो प्रत्यावर्तन का जो अधिकार होता है यह एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जिसके तहत जनता चुने गए नेता का कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है। बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, हाँ जी ऐसी होता है। यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसके तहत जनता चुने गए नेता का कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकते हैं। लेकिन यह केवल मध्य प्रदेश में लागू है दोस्तों, ठीक है, और वो भी सिर्फ पंचायत स्तर पर, ऐसे नहीं कि लोकसभा वैसे में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने समझा प्रत्यावर्तन का अधिकार किस में लागू है, पूछेगा क्वेश्चन में, तो कहाँ, एमपी में, वो भी किस स्तर के पंचायत में, तो वो है क्या बोलते हैं पंचायत स्तर पर लागू है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गई चुनाव की बातें। आगे थोड़े से देख लेते हैं थोड़ा सा राजनीतिक दल। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों, बहुत सारे सवाल, जैसे क्या होते हैं राजनीतिक दल, आप जान लो इसे, ठीक है। देखो मूल संविधान के राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान में कोई राजनीतिक दल का उल्लेख है, कभी आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक, कभी नहीं है। तो लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है दोस्तों। किसी दल के पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, क्षेत्रीय दल घोषित करना, राष्ट्रीय दल घोषित करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। यह भी सवाल पूछता है कि किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह कौन देती है, निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय दल घोषित कौन करता है, निर्वाचन आयोग। क्षेत्रीय दल घोषित कौन करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करती है, ठीक है। तो इन्हें जान लेते हैं क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं। देखो क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें, देखो बहुत सारे दोस्तों क्षेत्रीय दल के लिए 3 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्त, देखो किसी एक शर्त को वो पूरा कर दे, 3 शर्त होती है। कौन कौन से शर्त होते हैं, देखो उस राज्य, क्षेत्रीय दल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, राष्ट्रीय दल की नहीं बात कर रहा। क्षेत्रीय दल उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट एवं दिए गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो। मतलब उस जो भी विधानसभा चुनाव होंगे राज्य में, कम से कम उसको 2 सीट चाहिए, या फिर दिए गए जो जितने भी वोट होंगे उनका 6% वोट चाहिए। मतलब अगर मान के चलो दोस्तों 100 सीटों पे हुई चुनाव, तो 2 सीट उसे चाहिए, ठीक है ना, और 6 वोट उसे चाहिए, ठीक है, आप ऐसे समझो। या फिर उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट चाहिए, ठीक है, जितने भी चुनाव होंगे उनके 3% सीट, या फिर उस राज्य में डाले गए कुल वोट का 8%, या लोकसभा में डाले गए वोट का 6% सीट। इन तीनों में से किसी एक को अगर पूरा कर देगा तो उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है दोस्तों, तो अभी हमने बताया कौन देता है, तो ये देते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है दोस्तों, देखो 3 अलग अलग राज्यों में इनकी जो शर्त होती है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, जिन्हें भी राष्ट्रीय पार्टी बनानी है उनके लिए 3 शर्तें हैं, 4 शर्तें रखी गई दोस्तों। कौन कौन सी, 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का 2% सीट या लोकसभा का 2% सीट या 11 सीट प्राप्त होना चाहिए, या फिर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से वैध
मतों का 6% मत एवं लोकसभा का 4% मत जीत दर्ज किया हो, या कम से कम 4 राज्य में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, या फिर लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किसी 4 राज्य अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% वोट प्राप्त किया हो। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी एक वो क्षेत्र, जिन्हें भी क्षेत्रीय दल की दर्जा चाहिए, इन चारों में से कोई भी एक शर्त को अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उन्हें राष्ट्र पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हमने बता दिया राष्ट्र पार्टी का। देखो थोड़ी सी जानकारी और राष्ट्र पार्टी की दे देता हूँ। राष्ट्र पार्टी, नेशनल पार्टी बहुत सारी हैं अभी, जैसे राष्ट्रीय दल 7-8 है दोस्तों। कौन कौन से? जैसे कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, और कौन कौन से हैं, और नेशनल पीपल्स पार्टी है। बहुत सारे हैं दोस्तों। जैसे मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कहा जाता है उन्हें, उनका कमल उनका साइन है। 1980 में इनकी स्थापना हुई थी। इनके जो संस्थापक थे वो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बहुत जगह पे पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। कांग्रेस वाले जो थे, इसके जो संस्था 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस A.O. ह्यूम साहब थे, स्कॉटलैंड के थे वो, ठीक है ना। इनका पंजा, इनका चुनाव चिन्ह है। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएंगी, और ये आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, उम्मीद है देखो वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।